कुछ नुक्ते लिखकर लाया था कि पाकिस्तान की मईशत को कैसे ठीक किया जा सकता है। अब नाज़रीन, मैं आखिर में आपको सॉल्यूशन बताऊंगा, क्योंकि काफ़ी लोगों ने मुझे कहा है कि मसाइल बयान करना या प्रॉब्लम को डिफ़ाइन करना ये काफ़ी नहीं है, बल्कि मसले का हल भी बताएं। नाज़रीन, आपके सामने सीधी सीधी बातें रखूँगा, मसाइल आप सब लोग सुन चुके हैं, अब बगौर सुनिएगा और फिर आखिर में हकीकी हल बताऊँगा जो आप लोगों को बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, सबसे पहली चीज़ कि मुल्क को अगर या मुल्क की मईशत को आपने आगे लेकर जाना है तो आपने ज़्यादा टैक्स इकट्ठा करना है। ये आपका सोल्यूशन है ना। सारे जितने बर्गर पप्पू अंकल जितने हैं वो सब यही कहते हैं ना कि पाकिस्तान अगर टैक्स इकट्ठा कर ले तो पाकिस्तान के मसाइल हल हो जाएंगे। तो सर मैं आपको बताना चाहता हूँ, अंकल आप भी सुने, आंटी आप भी सुनिएगा, ठीक है। बात कुछ ऐसी है कि टैक्स रिकॉर्ड इकट्ठा हुआ पीटीआई के दौर में, इमरान खान साहब के दौर में जब वो वज़ीर आज़म थे। कसूर उनका नहीं है, उनको जो बताया गया वो सुनिएगा आप कि टैक्स इकट्ठा कर लें। इसमें अंकल शब्बर जैदी भी शामिल थे, ठीक है। तो सब ने मिलकर खान साहब को कहा कि टैक्स इकट्ठा कर लेते हैं। टैक्स इकट्ठा कर लिया। मुल्क की मईशत का क्या हाल है भाई, क्या हाल है मुल्क की मईशत का? ना ये बोलना नहीं यार, इस तरह से फैमिली शो है ये, आप देखें फैमिली देख, इस तरह की बात आप नहीं करें घर में। समझ आप गए मुल्क की मईशत का क्या हाल है। आगे चलिए, दूसरी बात इन्होंने ये कही कि अगर ईमानदार क़यादत आ जाएगी मुल्क के अंदर तो मुल्क के अंदर तरसीलात के अंदर इजाफा हो जाएगा, यानी रेमिटेंसेस बढ़ जाएंगी, होम रेमिटेंसेस ज़्यादा आएंगी। पीटीआई के दौर में, इमरान खान साहब के दौर में रिकॉर्ड रेमिटेंसेस आई, इसमें कोई शक नहीं है। भर भर के जनाब डॉलर भेजे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने, लेकिन मईशत की अभी भी डैश, समझ जाएं, अभी भी वही हाल है। इसका मतलब ये दोनों सोल्यूशन काम नहीं आए। तीसरा सोल्यूशन, लूटी हुई दौलत 200 अरब डॉलर दूसरे मुल्कों में, 100 अरब डॉलर IMF के मुंह पे मारेंगे, 100 अरब डॉलर से तरक्याती मंसूबे लगाएंगे। एक फाजिल साबिक वजीर कहा करते थे ना इसी तरह की कुछ बातें। 3.5 साल का टाइम लगा। बबलू, क्या नाम था बबलू का यार, जो पाकिस्तान से निकल गया है, शहजाद अकबर, उसको लगाया ड्यूटी पे, कुछ काम करा उसने एड़ी चोटी का जोर लगा लिया, कोई लूटी हुई दौलत नहीं आई। अंकल शब्बर जैदी ने क्या बोला फिर उसके बाद, बयान आप खुद पढ़ लो। तो यानी नोटू वापस नहीं आ सका, जो भी लूटी हुई दौलत आपने कही नाजायज तौर पे, यानी ये तीसरा सोल्यूशन भी बेकार निकला। अब चौथा सोल्यूशन, मुल्क अगर एक्सपोर्ट बढ़ा लेगा तो हर डिस्का डांस मुल्क की मईशत ठीक हो जाएगी। एक्सपोर्ट बढ़ा लेंगे ना तो मुल्क में एक्सपोर्ट भी बढ़ गई, उतनी नहीं बढ़ी लेकिन पहले के दौर से बढ़ी, एक्सपोर्ट बढ़ी ना, गलत कह रहा हूं। एक्सपोर्ट बढ़ा के भी आपने देख लिया, डॉलर टर्म्स में भी, वॉल्यूम के अंदर भी। मुल्क की मईशत का क्या हुआ? खबरदार कहना नहीं है, फैमिली शो है। अभी भी यही हाल है कि नहीं है? नहीं, आप लोगों ने जो बातें कही हैं वही मैं आपको बता रहा हूं। आपने कहा कि हम मुल्क के अंदर मुलाजमतें दे देंगे, 50 लाख घर बनाएंगे, 1 करोड़ मुलाजमतें दे देंगे। कुछ हुआ नहीं। अच्छी क़यादत थी, खान साहब ने पूरी कोशिश की। फिर उसके बाद आपको पता है, इतना तो अंजुमन ने कभी पंजाबी फिल्मों में डांस नहीं किया जितना हमारी आवाम डांस करती है। मुल्क वसाइल से माला माल, मुल्क वसाइल से माला माल, हर डिस्को डांस, अब भंगड़ा। मुल्क अगर वसाइल से माला माल है, खान साहब को भी यही बताया गया, नवाज शरीफ साहब को भी माजी में यही बताया गया था। उन पर तो ये आया हो गया नवाज शरीफ साहब पे कि कंगले हैं, खाली है, माल कुछ नहीं है। जरदारी साहब को तो खाली कुएं में से भी पानी निकालना आता है। लेकिन इमरान खान साहब को कहा गया कि साहब यहाँ तेल के कुएं निकल आएंगे, नेक क़यादत आ गई तो केकड़ा नामी एक जगह है जहाँ पे गैस से निकलनी थी। यकीन करो, इतनी खुदाई की, दूसरी तरफ जापान निकला, गैस नहीं निकली। तो यानी वसाइल भी कोई नहीं। देखे ना, यही आपने कहा ना, कुदरती वसाइल से माला माल। ना आपके पास मादनी तेल, ना आपके पास खुर्दनी तेल, ना आपके पास फूड में क्या है, क्रॉप्स भी हैं, अजनास के अलावा और खाने पीने की अशिया, सारी चीज़ें आप बाहर से मंगवाते हो। यानी ये भी सोल्यूशन नहीं है। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ ना, यही है। अभी भी बहुत सारे अंकल घर पे बैठे चिढ़ रहे होंगे, नहीं बहुत वसाइल है, नहीं बहुत वसाइल है। कोई बहुत वसाइल नहीं है, आप कंगले आजम हो, कोई वसाइल नहीं है। पाकिस्तान का रकबा पहले जब नया सियासी नक्शा आया था, इससे पहले 794 लाख मुरब्बा किलोमीटर के लगभग था, अब शायद थोड़ा बढ़ा दिया।
लेकिन आबादी भाईजान रोज बढ़ रही है। अब शायद, मैं नहीं कह रहा, लोग कह रहे हैं शायद 25 करोड़ के इर्द गिर्द। पॉइंट टेकन। फिर बोला आईएमएफ के पास नहीं जाएंगे। लगा, ये यही रोको भाईजान, जाना नहीं। फिर बोला पाकिस्तान के माशी मसाइल की वजह है आईएमएफ, इम्पॉसिबल मिशन फोर्स। अरे नहीं, वो तो फिल्म थी, फिल्म। आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसके पास नहीं जाएंगे आईएमएफ के पास। 1 साल नहीं गए, 2 साल नहीं गए, फिर तीसरे साल बिल्कुल जैसे महबूबा से लड़ाई हो जाती है ना, शुरू में बंदा टेलीफोन नहीं करता, बाद में फिर वो नहीं उठाती। तो इसी तरह हुआ। पाकिस्तान अब आईएमएफ को फोन कॉलें कर रहा है, वो आगे से मिस्ड कॉलें देख के हंस रहे हैं, छेड़ रहे हैं। अभी देखो, नहीं, जितनी मांगा तांगी आपने की है, मतलब इससे ज्यादा मांगा तांगी और कौन कर सकता है यार। इतनी मांगा तांगी, इतनी तड़प आईएमएफ के लिए। डॉलर आपका पहुंच गया 222 से ऊपर है, 225 से ऊपर, क्या 224, इधर ही कहीं है। आईएमएफ से मांग तांग के लिए आप पेट पे लेटे हुए हो, जिसके आप कह रहे थे सोल्यूशन आपका क्या, आईएमएफ के पास नहीं जाएंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता चाचा। गोरों ने बंटे खेल के मुल्क की और दुनिया की मईशत नहीं सेट की। उन्होंने जो इतना बड़ा तुम्हें बम दिया है ना, जो घी के डब्बों में उठा के किसी टाइम भी फेंक सकते हो दूसरों पे, दुश्मनों पे, उसके बाद तुम्हें किसी तरह तो कंट्रोल करना है। उन्होंने भाईजान गले में तूक पहना दी है, चाबी अपने पास रखी है। बैनुल अक़वामी जदीद मईशत के अंदर आईएमएफ के बगैर हो ही नहीं सकता। तो यह भी साबित हो गया, आईएमएफ के पास भिखारियों की तरह तशरीफ हमेशा। देखिए, इमरान खान साहब भी लेकर गए, सबको जाना पड़ेगा उस दर पे, उस दरवाजे पे जाके सबको खटखटाना पड़ेगा। यानी माशी मसाइल का ये भी हल नहीं है। आपने कर ली ना कोशिश पूरी कि आईएमएफ के पास नहीं जाएंगे, जाना भी पड़ा, मांगा तांगी भी करनी पड़ी। बाद में खान साहब और पीटीआई को आईएमएफ की सख्त शराइत भी माननी पड़ी। मुर्गी अंडे का खेल भी खेला गया। फिर खान साहब को कहा गया पाकिस्तान की आबादी बहुत ज्यादा है, नेज ये के हर हरबा अपना लिया, नेज ये के जो तदाबीर समझ में आई वो लगा दी, लेकिन मसले का हल नहीं निकला। अब नापसंद सलूशन पाकिस्तान के इकोनॉमिक प्रॉब्लम का, यही पाकिस्तान था, यही लोग थे, यही कौम जिस पे आप क्रिटिसाइज करते हैं, यही अवाम थी जिस पर आप तनकीद करते हैं। जो चीज़ें आपको बुरी लगती थी, सिर्फ मसला सिर्फ क्या था कि यहाँ पर एक और आदमी सदर था, यानी कि सदर मुशर्रफ, जो कि अभी बैठकर दुबई में प्रोग्राम देख रहे हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। फ़र्क ये था कि ये वही लोग हैं और लोग भी वही थे जो अब पीटीआई की तरफ हैं, तब मुशर्रफ की तरफ थे। सिर्फ बयानिया फ़र्क था। मुशर्रफ का था एब्सोल्युटली यस और इनका है एब्सोल्युटली नॉट। आप एब्सोल्युटली यस आज की तारीख में कर दें, डॉलर नीचे ना आए, मुझे पकड़ लेना, मईशत तरक्की ना करे, मुझे पकड़ लेना, हालात बेहतर ना हो, मुझे पकड़ लेना। तुर्की में क्या हो रहा है, वहां पे क्या हो रहा है, यहां पे क्या हो रहा है, वहां डॉलर महंगा हो रहा है, यहां डॉलर महंगा हो रहा है, इररेलेवेंट। अब ये चीज नापसंद आई ना। जब आपका बयानिया है एब्सोल्युटली नॉट, तो फिर वो बाजू इतना महंगे कि टूट जाएगा। बात वो अपनी मनवाएंगे जो कि माननी तो पड़ेगी, आज नहीं तो कल। क्लियर? बात आपको माननी पड़ेगी, बात नहीं मानी तो वो बाजू मरोड़ के तोड़ देंगे, नंबर 1। नंबर 2, या तो एब्सोल्युटली यस हो जाओ या मे बी हो जाओ, तो मामला थोड़े बेहतर हो जाएंगे, वरना सजा मिलती रहेगी, डॉलर और महंगा होगा। और बयानिया बड़ा मेरा क्या जाता है यार, रुलोगे तुम लोग। मुझे तो ऑलरेडी पता है पाकिस्तान के माशी मसाइल का कोई क्रेडिबल सोल्यूशन नहीं है। खैर एनीवे, आप लोगों की अपनी मर्जी है। हम अभी डॉलर पे बात करेंगे। मेरे साथ बहुत ही अहम मेहमान मौजूद हैं और बजरिया स्काइप हमें ज्वाइन कर रहे हैं। जनाब जफर पराचा साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। वेलकम करता हूं सर आपको शो में। अस्सलाम वालेकुम जनाब, बहुत शुक्रिया आपका। जफर पराचा साहब, सियासी, मौरूज़ी और बैनुल अक़वामी मामलात पे तो खैर
एक सरसरी सी गुफ्तगू हो गई, सतही सी। अब आपकी जानिब आता हूँ। बात यह है कि कुछ क्या साराइयाँ आप भी करते हैं और ऑफ द कफ और अनऑफिशियल तो आपने मुझे बहुत सारी बातें बताई हैं, लेकिन आपकी पेशगोइयाँ सही निकली कि चंद लोग जो कि मंजर आम पर आए, उनके मंजर आम पे आने के बाद डॉलर उसी लेवल पर आ गया जो आपने ऑफ द कफ और इनफॉर्मली अनऑफिशियली कहा था। खैर, मैं ये तो नहीं चाहता कि आप टीवी पर जिक्र करें इन बातों का, लेकिन बात ये कोई तो इस मामले का हल है। व्हाट इज द मिस्ट्री एंड हाउ टू सॉल्व इट? जी आपका शुक्रिया जनाब। बात यह है, इसका जो फौरी तौर पे हल मैं समझता हूँ वो ये है कि एक तो बैंक बुक की फॉरवर्ड बाइंग सेलिंग बंद होनी चाहिए, क्योंकि इस वक्त जैसे मुझे नहीं पता कोई, लेकिन मैं तो कामरान खान साहब का हवाला दूंगा। कल उन्होंने 242 रुपए का है फॉरवर्ड हुआ, ठीक है, लेकिन 230-35 भी हो तो भी गलत है, नंबर 1। नंबर 2, आपके तवज्जुह से मैंने दोबारा मैं कहना चाहूँगा कि हमको इंपोर्ट को एक्सपोर्ट के साथ टैग करना पड़ेगा। जितनी एक्सपोर्ट उतनी इंपोर्ट, उसके अलावा हमको इंपोर्ट नहीं करनी पड़ेगी। जिस बात को हमारे वज़ीर आज़म साहब ने और वज़ीर ख़जाना साहब ने मेरे से इत्तफाक किया था, लेकिन उन्होंने इंपोर्ट पहले बंद की एसेंशियल आइटम्स के अलावा और फिर दोबारा खोल दी। कुछ वो के स्टेट बैंक इस मामले में बहुत ज्यादा विजिलेंट है, इस मामले में सिर्फ, बाकी के बारे में मैं नहीं कह सकता, कि उन्होंने इंपोर्ट की प्रायर अप्रूवल रख दी, पहले $5 लाख, फिर $1 लाख, अब $1 लाख से भी नीचे आ गए। लेकिन हमको ये भी देखना है कि हम इस पाबंदी के अंदर कुछ जो जरूरी आइटम है उनको ना बंद कर दें। सर, आप सच्चे और खरे आदमी हैं, मुझे सही सही बात बताएं। सट्टा हो रहा है ना? सीधा सीधा बताना है आपने। सच्चे और खरे आदमी हैं जी। सर बिल्कुल सट्टा हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। और इस वक्त बैंक्स 10-10 रुपए 20-20 रुपए पर डॉलर कमा रहे हैं। मैंने अभी इंटरबैंक के अंदर किसी बैंक पर डॉलर बेचा है, उसने एक ने 226 का रेट दिया है, एक ने 227 का, एक ने 229 का। तो क्या अजीब चोरबाजारी है। और वो आगे जो बेच रहा है 230 में, 240 में। हमारे ऊपर तो पाबंदी है स्टेट बैंक की तरफ से कि हम $10,000 ज्यादा नहीं बेच सकते। दूसरा, हमारा जो मार्जिन है वो 1% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। हमारा गला पकड़ लेता है हमारा सेंट्रल बैंक। लेकिन जो ये बैंक्स जो कर रहे हैं, ये पैसे किसकी जेब से जा रहे हैं? चाहे अगर इंपोर्टर को महंगा दे रहे हैं या मेरे से एक्सपोर्टर से सस्ता खरीद रहे हैं, तो जेब तो आवाम की कट रही है ना। और ये तो फॉरेन बैंक से पैसा लेके अपना बाहर मुल्क चले जाएंगे। तो इसको देखने की इस वक्त सख्त जरूरत है। यानी कि इस वक्त जो माशी बहरान है उसके अंदर ये सट्टेबाजों का बहुत बड़ा हाथ है। और वो सट्टेबाज, मैं खुल के बात करूंगा, इस वक्त बैंक्स हैं, क्योंकि ओपन मार्केट में कोई डिमांड नहीं है। कल भी एक्सचेंज कंपनियों ने 20 से 25 मिलियन डॉलर इंटरबैंक में बेचा है। और इस तरह मुख्तलिफ रेट्स, देखिए पहले 5-10 पैसे का फर्क होता था, अब तो 2-2, 4-4 रुपए का फर्क है। तो एक तो मैंने आपको तजवीज़ दी कि जनाब हमको अपनी एक्सपोर्ट को इंपोर्ट के साथ टैग करना पड़ेगा। दूसरा, हमको जितनी इनकम उतना खर्चा, ये जो गवर्नमेंट के अलग-अलग खर्चे हैं वो बंद करने पड़ेंगे। पार्लियामेंटेरियंस के अपने मरात हैं, जो भी कुछ है इस वक्त। और इस वक्त हमको अपनी सियासत छोड़नी पड़ेगी, एक निकाती एजेंडे पे आना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ मईशत की बहाली। कोई सियासत नहीं, कोई इलेक्शन नहीं, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, कोई पॉइंट स्कोरिंग नहीं, क्योंकि ये बात तय है कि सियासी पार्टियों को मुल्क को आवाम से कोई गर्ज नहीं है। एक बात मैं और कहना चाहूंगा, पार्टी कोई भी जीते, हारना आवाम नहीं है, आवाम ने हारना है। अच्छा, ये एक राज की बात आपने मुझे बतानी है। ये जो रूठी महबूबा है IMF, ये रूठी महबूबा को मनाने के लिए हमने क्या नहीं किया, अपना खून तक दे दिया, लेकिन ये राजी क्यों नहीं हो रहा? और अगर मामला तय हो गया है तो भाई कह दे मामला तय हो गया है। सर कहने वाले तो रोज कह रहे हैं कि मामला तय हो गया, लेकिन वो जो रूठी महबूबा है ना वो नहीं मान रही। क्योंकि एक्चुअली बात ये है, उसके जो मुतालबात है ना रूठने के, वो आहिस्ता आहिस्ता आगे आ रहे हैं, जो मेरी नजर में अभी आने हैं। देखिए, एक तो आपका सी पैक है,
आपकी खारजा पॉलिसी है, फॉरेन पॉलिसी है, जो वाजे नहीं है। हर बदलते मौसम के साथ, जैसे कराची का मौसम बदलता है, जिसको कहते हैं सुबह नज़ला शाम खांसी, इस तरह हमारी पॉलिसी बदलती है। कभी हम चाइना की तरफ चले जाते हैं, कभी हम अमेरिका, कभी यूरोप। तो एक तो आपका सी पैक उन्होंने आपसे मनवाना है, जो भी बात है। दूसरा, उन्होंने आपके एटॉमिक पावर के ऊपर आना है, वो सबसे आखिरी बात है। और जो एक और बात है, जो बीच की बात है, जो मैं अब बाद में कह रहा हूं, आपका दिफाई बजट है, उसके ऊपर उन्होंने आना है। तो धीरे धीरे वो आपको खींच के पानी में, गहरे पानी में ला रहे हैं। नहीं, वो सजा दे रहे हैं ना। देखें, बात यह है कि वो सजा दे रहे हैं एक कौमी नैरेटिव के लिए जिसकी कोई सेंस नहीं है। देखिए, मैं आपके सामने मुख्तसर बात करूंगा क्योंकि ज़फ़र पराजा साहब आपके साथ थोड़ी बेबाकी है। बात यह है कि सी पैक का मंसूबा जो है, ये अब आवाम को तो नहीं पता, लेकिन दरअसल चीन का एक रेगिस्तान है जहाँ का शहर है उरुमची, और हमने बेसिकली बुनियाद ऐसी है जैसे हम यहाँ थरपारकर के साथ एक सड़क बना दें या थर के साथ एक सड़क जोड़ दें तो सारी दुनिया वाह वाह करेगी। हम जिसे कह रहे हैं कि यह हमारे लिए एक इकोनॉमिक कॉरिडोर होगा, टू बी वेरी, हमने जाके अपनी सड़क खोल के रख दी है एक रेगिस्तान में। उसका कोई सड़क का कोई एडवांटेज नहीं है, ना ही कोई इकोनॉमिक एडवांटेज हमें है। अभी तो चाइना ने अपने कम्युनिकेशन लिंक्स उस इलाके से स्ट्रॉन्ग नहीं किए जहां जाकर हमने सड़कें बना दी हैं। टू बी वेरी फ्रैंक, अगर आप नक्शे पे देखें तो मेरे ख्याल से सीपेक को मजीद परसू कर सिर्फ पाकिस्तान मुफाद में तब जब हमें डायरेक्ट इकोनॉमिक रिटर्न मिल रहा हो। तो अगर वक्ती तौर पर उस मंसूबे को टारगेट ओरिएंटेड कर दिया जाए तवानाई और मईशत से, तो मुनासिब रहेगा। बिला वजह उसके ऊपर अखराजात करना पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। क्या कहते हैं आप? आपका कहना बिल्कुल ठीक है। मैं ये कहना चाहूँगा कि जो हमको सी पैक है, तमाम दुनिया के लिए खोलना चाहिए। जैसा कि मैंने सुना था कि जो हमारे मुख्तदर हल्के हैं, वो ये चाहते हैं कि सी पैक पूरी दुनिया के साथ लिंक हो। जैसे एक, अगर आप देखें, अभी जो हमारे यहाँ ट्रेन चली है तुर्की के लिए सामान ले जाने वाली माल बरादर, वो भी इसी का एक हिस्सा है। यानी कि इसके कई लिंक्स हैं। एक चाइना है, एक हमारा फार ईस्ट है, और एक हमारा मिडिल ईस्ट है। तो ये जब तक हम सबके साथ इसको लिंक नहीं करेंगे तो बात नहीं बनेगी। चाइना की जो पॉलिसी है, जो इन्वेस्टमेंट का तरीकाकार है, इंतहाई कंजर्वेटिव है। वो 1 रुपया लगा के 20 रुपये कमाना चाहती हैं। मैं ये कहता हूं कि यूरोपियन या अमेरिकन, उन्होंने इन्वेस्टमेंट क्या करनी है, खुद नहीं, काम हमसे लेना है। देखिए, श्रीलंका को तबाह किया उनके, ये जैसे हमारा सीपेक मंसूबा है, ऐसे जो श्रीलंका के अंदर चीन और श्रीलंका का मंसूबा है, उसकी वजह से श्रीलंका का बेड़ा गर्क हो गया, तबाह हो गया। और वो जिस सदर के पीछे पागल होती थी, पाकिस्तानी अवाम तस्वीरें लगाती थी फेसबुक की, सदर राजपक्ष के, पता नहीं क्या नाम था उनका, सदर राजपक्ष के, उनके भाई और उनको समेत जूते मार के श्रीलंका में रखा गया है, और जो श्रीलंका से भागे उनको जूते मार के श्रीलंका से भगाया है। तो हमें इस चीज़ का तो पता लग गया कि चीन के साथ जो मंसूबा श्रीलंका ने किया, उसकी वजह से आज श्रीलंका का हाल वो है जो वो जानवर का होता है जिसका मैं टीवी के ऊपर जिक्र नहीं कर सकता। तो हम क्यों अपने आप को ऐसे मुसीबत में, ऐसी कैफियत में डालना चाहते हैं कि कल लोग हमारी भी मिसालें दें कि जैसे हाँ वहाँ पर डिजास्टर हुआ, यहाँ पर भी हो गया। देखिए जनाब, बात यह है कि जो चाइना के साथ जो हमने मुआहिदा किया, ये बददियानती के ऊपर था, कमीशन बेस्ड था, जिसमें कई जगह खबरें आई कि जी 50 से 52 बिलियन डॉलर में से आधे खा लिए गए, जिस हुकूमत में भी हुआ। और हमको ये इसको दोबारा रिविजिट करना पड़ेगा। पूरी दुनिया को अपने खिलाफ नहीं कर सकते हम, और इसको सबके लिए खोलना पड़ेगा। और आपकी बात वजह है कि चाइना के ने जो की वजह से जो श्रीलंका का हाल हुआ है, वही हमारा हो रहा है। सर देखिए ना, अब आपकी बात से मैं इसको लिंक करता हूं। आपने एक बड़ी वाज़ेह बात की कि एक्सपोर्ट्स को इंपोर्ट से लिंक करना पड़ेगा। सबसे ज्यादा लॉपसाइडेड ट्रेड बैलेंस इस वक्त चाइना के साथ है। वेस्ट के साथ तो हमारे फेवर में है ट्रेड बैलेंस, क्योंकि वहां हम एक्सपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं, इंपोर्ट कम कर रहे हैं। टू बी वेरी फ्रैंक, सिवाय जो है हमारे तेल के इंपोर्ट के, बाकी जितनी इंपोर्ट्स हैं जिन्हें आप ट्रेडिशनल इंपोर्ट्स कह सकते हैं, वो तो सारी चाइना से आ रही है। सबसे ज्यादा लॉपसाइडेड उसके साथ है हमारा ट्रेड बैलेंस। तो आपकी बात को इसी से आगे जो है ज्यादा वो मिलेगी क्रेडिबिलिटी। जी जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं।
चाइना के बारे में जो हम मुबालगा आमेज गुफ्तगू करते हैं कि समुंदर से गहरी शहद से मीठी, आप देखिए अभी वहाँ एक कॉन्फ्रेंस हुई है, उसके अंदर उसने पाकिस्तान को नहीं बुलाया। और फिर श्रीलंका या उसने हमको जितना लोन दिया है कमर्शियल रेट पे दिया है। और अभी तक वो दोस्त ममालिक जो हमको कहते हैं, सो कॉल्ड दोस्त ममालिक जो हमको देंगे, वो IMF से पैसे मिलने के बाद देंगे, यानी कि जब हम बिल्कुल वो हमको बिल्डोज कर चुका होगा उसके बाद पैसे मिलेंगे। तो ये कोई दोस्ती ना हुई, चाहे उसमें चाइना हो, चाहे उसमें सऊदी अरब हो, चाहे उसमें UAE हो। और वो जिन शराइत पे हमको दे रहे हैं वो IMF से भी खतरनाक है। 48 आवर्स या 72 आवर्स के नोटिस पे हम सब पैसे वापस ले सकते हैं, और वो डिपॉजिट है सिर्फ। तो हमको ये सारी चीजें देखनी है अपने आप को, जो जिनसे हम कर्ज लेते हैं, इमदाद लेते हैं, उन्हीं को हम सारा दिन बुरा भला बकते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक ये बात करने की एक खास वजह है। आपको पता होगा कि SCO यानी बैनुल अक़वामी जो तंजीम है SCO, उसके सेक्रेटरी जनरल भी पाकिस्तान तशरीफ़ लाए हुए हैं, और उनके लिए हमारा मोहब्बत का पैगाम ज़रूर है, लेकिन साथ ही साथ उनको हम ये कहना चाहते हैं कि अब वक्त आ चुका है कि SCO के चीफ स्पॉन्सर यानी कि चीन खुद और बाकी जितने ममालिक इस खित्ते में मौजूद हैं, वो पाकिस्तान की भरपूर तौर पे माशी तरक्की के अंदर अपना किरदार अदा करें। क्योंकि देखें, ये दौर है बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर काम करने का, आलमगीरियत यानी ग्लोबलाइजेशन का दौर है। अगर चाहते हैं कि SCO तंजीम कामयाब हो, तो उसके सेक्रेटरी जनरल जो इस वक्त इस्लामाबाद तशरीफ़ लाए हुए हैं, और मैं आपको बता सकता हूँ सारे कौंसलेट और एम्बसीज प्रोग्राम देखती हैं, और इसी वजह से देखती हैं क्योंकि ज़फ़र पराचा साहब जैसे अच्छे मेहमान आते हैं, अच्छी तामीरी गुफ्तगू होती है। तो उनके लिए ये वाज़े पैगाम है कि अगर किसी भी तंजीम को ज़िंदा रखना हो तो उसके मेंबरान की साथ साथ तरक्की होना माशरती वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इस पर फिलफौर तवज्जो दी जाए। सिर्फ बिजनेसमैनों से मुलाकात की ज़रूरत नहीं है, बल्कि पाक रुपी को सहारा देना बहुत ज़रूरी है। और इसके अलावा ऐसी जो कि ज़फ़र पराचा साहब ने बात की बड़ी अहम, कि इंपोर्ट्स को एक्सपोर्ट से मैच करना है, तो इस SCO के मेंबर ममालिक पाकिस्तान के साथ इसी तरह का बैलेंस जो है वो कायम करें। जी माजरत आपकी ज़फ़र पराचा साहब, ये मैंने रेफरेंस से कहा क्योंकि आपको पता है बड़ी अहम शख्सियत पाकिस्तान तशरीफ़ लाई। जी अच्छा जनाब, आपकी बात बिल्कुल बजा है। मैं रुपए के हवाले से एक बात करना चाहूंगा कि जो हमारे फाइनेंशियल क्रीडेंशियल्स हैं वो इतने खराब नहीं है कि हमारे यहाँ डॉलर 225 और 30 का हो जाए। मैक्सिमम इस वक्त 190 रुपये होना चाहिए, और लॉन्ग टर्म में 160 से 65 रुपये होना चाहिए। देखिए, अगर आप अपने इर्द गिर्द खित्ते में देखें तो कहीं भी अफगानिस्तान जैसा तबाहाल, जंग से तबाहाल मुल्क, जहाँ ना बैंकिंग है, ना कोई टैक्स का निज़ाम है, ना कोई उनकी इंपोर्ट है, ना कोई एक्सपोर्ट है, उसके बावजूद वहाँ पे 90 रुपए का $1 है। इंडिया में 80 रुपए का है, अब बांग्लादेश में 85 रुपए का है। ठीक है जनाब। और उनके यहाँ जो ये 10-10 रुपए, 15-15 रुपए जो डॉलर बढ़ा है, वो भी हमारी वजह से बढ़ा है, क्योंकि हमारे वो कंपटीटर है एक्सपोर्ट के अंदर। तो हम जब रेट देते हैं तो उनको मजबूरी अपने आप को डिवैल्यू करना पड़ता है। अब जैसे मैंने एक आपसे गुजारिश की कि इंपोर्ट को एक्सपोर्ट से टैग कर दें, इसी तरह मैं ये कहना चाहूंगा कि डॉलर का रेट फिलहाल फिक्स कर दें 190 रुपए पे, क्योंकि ये कोई बहुत बड़ी मार्केट नहीं है, बहुत बड़े कस्टमर नहीं है। आप एक्सपोर्टर से 190 रुपए में लें और इंपोर्टर को 191 रुपए में दे दें। ये जो फ्री फॉल चल रहा है या ये जो भी चल रहा है, इसमें तमाम हुकूमत समेत पॉलिटिकल पार्टीज शामिल हैं, उनकी मर्जी शामिल है, और IMF की कोई ना कोई शर्त है कि आपने अपने रुपए को इतना डिवैल्यू करना है। ये कोई डिमांड सप्लाई वाली बात नहीं है, क्योंकि हम इंपोर्ट बहुत कंट्रोल कर चुके हैं, और ऑयल की प्राइस, एडिबल ऑयल, पल्सेस वगैरह और आपका कोल कम हो चुके हैं, उसके दाम गिर चुके हैं, जिससे हमारी इंपोर्ट के बिल पे 40% फर्क आ चुका है। अब हमारे यहाँ और उसको बड़ा अहमियत देने की जरूरत है, लेकिन मेरे पास वक्त मुख्तसर है और मैं चाहता तो ये था कि और भी गुफ्तगू जारी रहे। आज हमारे प्रोग्राम के अंदर इस मौजू के लिए इतना ही मुख्तस टाइम है। नाजरीन, वी वेट फॉर योर मैसेजेस ऑन फेसबुक। अली नासिर हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।